दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12th हिंदी 50 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स के एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हम लोग पूरे अच्छे से यहाँ पे हिंदी व्याकरण यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, चाहे आपके पास हिंदी 100 मार्क्स हो या फिर आपके सिलेबस में हिंदी 100 मार्क्स हो या फिर 50 मार्क्स हो, दोनों में क्या आता है, यहाँ पे गद्यखंड आता है और पद्यखंड आता है और एक आता है हिंदी व्याकरण। तो आज यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज़ टॉपिक आती है। देखो, ये सारे टॉपिक आते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या है ना, सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ टॉपिक आती है, फिर हम लोग अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे चलो, पहला यहाँ पे टॉपिक क्या आती है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। और यहाँ पे क्या टॉपिक है, कुछ और टॉपिक है, चलिए आराम से देखिए। यहाँ पे सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया और उपसर्ग, और उसके बाद यहाँ पे टोटल देखो 15 टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यय आता है, संधि आता है, समास आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, विपरीतार्थक शब्द आता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरा, लोकोक्तियाँ। देखो, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि ये वीडियो एक तरह से एग्जाम के रूप में बनाया गया कि एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के दिन आप ये लास्ट दिन ये वीडियो देख के चले जाओगे, आपको हिंदी व्याकरण पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अभी आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगी है। पूरा हम लोग 15 टॉपिक आपको पहले उसके बारे में समझाएंगे, संज्ञा क्या होता है, उसके बाद उसका भेद बताएंगे, ऐसे ही सारा टॉपिक के बारे में ऐसे ही हम बताते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि अभी जो भी एग्जाम हो या फिर जो भी आगे वीडियो आए वो आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहे। ये यहाँ पे फुल रिवीजन वीडियो है, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास संज्ञा। और चलिए, संज्ञा से यहाँ पे क्या चीज़ आती है, चलिए पूरा अच्छा से हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले बात आती है यहाँ पे संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले बात ये समझो, संज्ञा क्या होती है। अगर ये समझ लोगे, इसका भेद मतलब कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये समझ लोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना एग्जाम में, आप आसानी से कर पाओगे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या चीज, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु क्या होता है, जाति होता है, पशु से पूरा जाति का बोध होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, सुंदरता, ये गुण का बोध करता है। उसके बाद व्यथा, ये भाव का बोध करता है। मोहन क्या हुआ, व्यक्ति का बोध करता है यहाँ पे। उसके बाद क्या, दिल्ली एक स्थान का बोध करता है। और यहाँ पे मारना क्या हुआ, ये एक क्रिया का बोध करता है। तो देखो, इस सब को क्या कहते हैं, यहाँ पे संज्ञा का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। अभी क्या हम देखते हैं क्या है, संज्ञा का कितने प्रकार होते हैं। अभी देखो, हम लोग पूरा बेसिस से चलेंगे यहाँ पे, मतलब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा हाई तक ले जाएंगे। चलो यहाँ पे क्या है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं वो पहले देखें। यहाँ पे जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका इत्यादि। ये सबसे क्या हो रहा है, ये सबसे एक खास जगह का बोध हो रहा है। या फिर देखो, ये क्या है यहाँ पे, रामायण, ये एक खास ग्रंथ का बोध हो रहा है ना। तो ये सब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। खास जगह का बोध हो या फिर खास व्यक्ति का बोध हो, जैसे महात्मा गांधी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कुछ खास जगह व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलो अब हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं संज्ञा का। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति भर का बोध होता है। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, किसी धर्म, जाति, जैसे गुर्जर इत्यादि। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा जाति का बोध होता है। जैसे घोड़ा बोलोगे तो पूरा घोड़ा में जितना जाति होता है सभी जाति का बोध हो जाएगा। फूल में हर टाइप का फूल का बोध हो जाएगा। मनुष्य में हर टाइप का मनुष्य का यहाँ पे बोध हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जब पूरा जाति का बोध हो ना उस व्यक्ति या फिर पदार्थ से, तो उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब चलो तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे संज्ञा का। तो यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, ये देखिए, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, वीर, पुलिस आदि। इससे क्या हुआ, देखो परिवार यहाँ पे क्या है, परिवार में बहुत लोग होते हैं, 4 लोग, 5 लोग, इससे पूरा समूह का बोध हो रहा है। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई।
और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कक्षा। तो कक्षा से क्या बोध हो रहा है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा समूह का बोध हो रहा है। ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा प्रकार देखते हैं संज्ञा का, और ये प्रकार क्या है, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, लोहा, तेल, घी आदि ये सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अभी चलो आगे देखते हैं हम लोग पांचवा प्रकार संज्ञा का। तो यह यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मिठास से क्या हुआ, ये बस एक भाववाचक है। अभी ऐसे ही बचपन हो गया, यहाँ पे मोटापा हो गया, चढ़ाई हो गया, थकावट हो गया, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब चलो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे संज्ञा से क्वेश्चन जो आती है, चलिए ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पहला, नापतोल का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं। नापतोल का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, द्रव्यवाचक संज्ञा। नापतोल का बोध जो कराता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या चीज, सवा। यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा का बोध किसे हो रहा है, यहाँ पे देखो आदमी से नहीं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे सभा से क्या हो रहा है, पूरा समूह का बोध हो रहा है। सभा में बहुत सारे लोग होंगे, 10 लोग 20 लोग ऐसे करके लोग होंगे, यहाँ पे पूरा यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है। किसी प्रकार का भी सभा हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गई। अभी चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन संज्ञा से देखेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो एक ही वस्तु का जब बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यहाँ पे ये ताजमहल एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। बाकी ये देखो, सुंदरता भाववाचक का उदाहरण है, अच्छाई भाववाचक का उदाहरण है, सुंदरता भाववाचक का उदाहरण है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे दे दिया जाएगा सुंदरता किस संज्ञा का बोध करता है, सुंदरता किस संज्ञा का बोध करता है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है। अभी चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे पटना, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ये सब एक संज्ञा हो गया, ऑप्शन सी भी सही हो गया, यहाँ पे डी भी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग संज्ञा से क्वेश्चन 5 देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। आपको संज्ञा से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग आराम से बना लोगे, अगर आप लोग पूरा अच्छा से उसका डिटेल पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम आपको डिटेल पूरे अच्छे से बता दिए हैं। अभी चलिए लिंक का यहाँ पे देखते हैं, लिंक किसको कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं लिंक किसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जाती है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे माता दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग यही सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी। अब देखो यहाँ पे लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं लिंग के, तो वो 2 भेद यहाँ पे देखिए, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब देखो हिंदी व्याकरण में 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला यहाँ पे है पुल्लिंग में क्या बोला जा रहा है, पुल्लिंग किसको कहते हैं, तो ये देखते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे स्त्रीलिंग आता है। स्त्रीलिंग का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग पहले कहते किसको हैं, जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा
और कुर्सी, उसके बाद छड़ी और नारी। तो ये हो गया यहाँ पे स्त्रीलिंग का उदाहरण। अभी चलिए इससे यहाँ पे लिंग से जो भी क्वेश्चन आती है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे संज्ञा में। अब यहाँ पे 6 नंबर से लिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोना का लिंग निर्णय करे, सोना का लिंग निर्णय करे। तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मोती का लिंग निर्णय करे, मोती का लिंग निर्णय करे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुल्लिंग। मोती का लिंग निर्णय करें, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। अभी चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे रुपया का लिंग निर्णय करे, रुपया का लिंग निर्णय करे। तो 8 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। रुपया का लिंग निर्णय करे, 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या बोला जा रहा है, तोता का लिंग निर्णय करे। तोता क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोता पुल्लिंग है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या बोला जा रहा है, पाठशाला का लिंग निर्णय करे, पाठशाला का लिंग निर्णय करे। तो यहाँ पे पाठशाला जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है, ये लिंग से क्वेश्चन देख लिए। अब आती है यहाँ पे वचन। और वचन किसको कहते हैं यहाँ पे ये देखते हैं, फिर यहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वचन से भी आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे वचन किसको कहते हैं चलिए वो देखते हैं। जिस क्या है यहाँ पे, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जब जो है संख्या का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। और हिंदी व्याकरण में जो है वचन 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आओ यहाँ पे देखते हैं एक वचन किसको कहते हैं। तो एक वचन यहाँ पे देखते हैं किसको कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। ये सबसे क्या हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं बहुवचन किसको कहते हैं, शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, ये सबसे क्या हो रहा है, बहुत अनेक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब बहुवचन में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे वचन से आप यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक हम लोग लिंग से तक के देख लिए थे। अब यहाँ पे 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं वचन का क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसुओं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारतीय क्या है, भारतीय का बहुवचन होगा। तो आंसर यहाँ पे 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किताबें। ये क्या है, बहुवचन में आ जाएगी, ये एक वचन नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। और इसमें बोला जा रहा है कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगी 15 का। अब चलिए यहाँ पे कारक का हम लोग देखते हैं, कारक किसको कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या है, ये सब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कारक, कारक किसको कहते हैं, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। क्या है, वाक्य में उस क्रिया का संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अभी क्या है, कारक के 8 भेद होते हैं, मतलब 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पे कारक का प्रयोग देखिए, यहाँ पे क्या है, कर्ता प्रथमा, करने वाला को कर्ता प्रथमा कहते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्रम द्वितीय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म क्या है, कार्य जिस पर हो, तो
तो ये इसको क्या कहते हैं, कर्म द्वितीय। आप इसको क्या करिए, यहाँ पे 8 प्रकार है ना, यहाँ पे ये आप लिख लीजिए एक बार कॉपी में। इससे क्या होगा, आप या तो इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, ताकि यहाँ पे इससे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो आप इसको समझ जाओगे कि यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे है करण, जिससे, जिसका, माध्यम से, और संप्रदान, जिसको, जिसके लिए। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे आराम से ये सब समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपादान, तो जिस स्थान से अलग होने के अर्थ में क्या, आपादान। अभी क्या है, संबंध, तो यहाँ पे जिसका, ये सब प्रयोग है यहाँ पे। आगे क्या है, अधिकरण, तो अधिकरण क्या हो जाएगा, स्थान सूचक के लिए अधिकरण होता है। अभी क्या है, संबोधन, तो पुकारने के लिए। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो हम लोग कारक से यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसमें बोला जा रहा है गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बतावे। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्ता कारक। क्या चीज, कर्ता कारक। अब देखो ऑप्शन नंबर डी हो गई, और कर्ता कारक के बारे में हम आपको कुछ बताए थे, चलिए वो देखिए। यहाँ पे कर्ता कारक के बारे में आपको बताए थे, करने वाला, करने वाला को यहाँ पे कर्ता कारक हो गया, कर्ता प्रथमा का। अभी क्या है यहाँ पे ऑप्शनल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह, ये क्या है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान। अब देखो यहाँ पे वह घर से बाहर गया, यह जो है कोई स्थान छोड़ के जा रहा है। अब देखो आपको यहाँ पे ऊपर बताए थे, यहाँ पे जब जिस स्थान से अलग होने के अर्थ में, जिस स्थान से अलग होने के अर्थ में आपादान कारक का यूज होता है, प्रयोग होता है। तो वही यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वह घर से बाहर गया। तो यहाँ पे घर से अलग हो रहा है, मतलब स्थान छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आपादान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का सी सही हो जाएगी। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला जा रहा है। 18 में बोला जा रहा है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक के नाम बताइए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। 8 प्रयोग अगर आप लोग अच्छे से वहाँ पे देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, रिमेंबर कर लिए होंगे, तो आपको यहाँ पे ये सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, वरना आपको यहाँ पे ये सब चीज़ समझ में आने वाला नहीं है। अभी 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, कारक से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे सर्वनाम स्टार्ट करते हैं, मतलब सर्वनाम से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगी वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, चलिए वो सब हम लोग आराम से यहाँ पे देखते हैं। आप लोग आराम से अब यहाँ पे देखते चलो, सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आती है, सर्वनाम किसको कहते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। जो है यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के जगह पे जो है यहाँ व्यक्त होता है, प्रयुक्त होता है, जो भी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि, ये क्या है ना, सर्वनाम है। अभी क्या है, यहाँ पे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो पहला यहाँ पे भेद क्या है, यहाँ पे प्रकार क्या है, देखो ये यहाँ पे प्रकार अगर देख लोगे तो क्वेश्चन इसी से पूछी जाती है। कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे मैं दे दिया जाएगा, ये वाला दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको वही आंसर देना होता है। तो चलो आराम से यहाँ पे देखते चलो। ये यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है, प्रकार पुरुषवाचक। तो यहाँ पे क्या है, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, मतलब वक्ता मतलब बोलने वाला, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। नीचवाचक क्या है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। उदाहरण,
अपने आप क्या है, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। तो ये क्या हुआ, नीचवाचक, यहाँ पे नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं सर्वनाम के। तो यहाँ पे तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक। निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक में जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है। इससे क्या हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। अभी अगला यहाँ पे प्रकार क्या है, चौथा अनिश्चयवाचक। क्या होता है ये, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है निश्चित नहीं हो, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ये याद रखिएगा, नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, इससे क्या हो, निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। किसी ने, मतलब किसने, ये पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक हो गया यहाँ पे। किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को, तो ये सब क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रकार देखते हैं। यहाँ पे टोटल 6 प्रकार होते हैं और यहाँ पे पांचवा प्रकार क्या आती है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध दिखाने के लिए जो भी प्रयुक्त होता है, जो भी शब्द, उसको क्या कहते हैं, क्या चीज, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, सो आदि उदाहरण। जैसे जो करेगा सो भरेगा, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी क्या हम लोग अगला यहाँ पे देखते हैं प्रकार सर्वनाम के प्रश्नवाचक। नाम से पता लग रहा है प्रश्नवाचक से, यहाँ पे जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्वनाम से हम लोग सारे प्रकार देख लिए। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं वो भी देख लिए। संज्ञा के जगह पे जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले देख लिए थे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिनको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या चीज, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह देखो यहाँ पे क्या, कौन, कुछ, इससे क्या हो रहा है ना, कुछ भी निश्चित चीज का बोध नहीं हो रहा है, निश्चित सर्वनाम का बोध नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे निश्चयवाचक यह, इससे क्या हो रहा है, निश्चय चीज का बोध हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। पुस्तक को मत ले जाओ, यह जो है सर्वनाम किसका उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम का। तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो पुस्तक को मत ले जाओ, जो भी पुस्तक है ना उसको मत ले जाओ, इससे क्या हो रहा है, निश्चित चीज का बोध हो रहा है कि भाई पुस्तक को ही मत ले जाओ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे यहाँ पे क्या है, वैसे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, आप लोग यहाँ पे बताइए। यहाँ पे राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए 24 का। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम भेद हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या चीज, प्रश्नवाचक, इससे प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सर्वनाम का क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अब बात आती है यहाँ पे अगला टॉपिक विशेषण। विशेषण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सो आप आराम से यहाँ पे ये वीडियो को आराम से देखिए। यहाँ पे क्या है, विशेषण। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे विशेषण किसको कहते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि, इसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें देखो अच्छा, यहाँ पे इसका विशेषता बता रहा है। लड़का, ये क्या हो गया, ये एक संज्ञा हो गया। अब इसका विशेषण बता रहा है कि अच्छा, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया।
3 पुस्तकें, मतलब यहाँ पे संख्या बता रही है 3 पुस्तकें, यहाँ पे ये भी एक विशेषण है। हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा है। अभी क्या, नई कलम, ये कलम नई है, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। हिंदी व्याकरण में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हिंदी व्याकरण में 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलिए 5 प्रकार कौन कौन होते हैं वो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जाएगा, अच्छा ये कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, ऐसा आपको जवाब देना होगा। चलो यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे प्रकार भेद, तो यहाँ पे पहला भेद है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, ये देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत, मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुण, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि। यहाँ पे अगला प्रकार देखते हैं, क्या है, परिमाणवाचक, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, पानी, बहुत, दूध इत्यादि, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आगे का, यहाँ पे देख रहे हैं प्रकार, इसके भेद देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे तीसरा प्रकार है विशेषण का, जिससे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, यहाँ पे क्या हो गया, एक, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 मनुष्य, 3 लड़के, इस सबसे संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे चौथा, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट, मतलब चौथा प्रकार देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जय, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संख्या, क्या है, संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे प्रकार, 5 प्रकार होते हैं, तो 5वां प्रकार देखते हैं, क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह राम ही है जो कल वहाँ खड़ा था, भरत जोधपुर जूता पहनता है, क्या है, भरत जोधपुरी जूता पहनता है, तो ये क्या हो गया, जोधपुरी जूता, ये विशेषण हो गया। अभी यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं विशेषण के, हम लोग देख लिए। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अभी यहाँ पे 26 नंबर 26 में बोला जा रहा है, स्वर्ण का विशेषण बताइए, क्या है, स्वर्ण का विशेषण बताइए। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णिम, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। 27 और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है दिन का विशेषण। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 27 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैनिक। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, लोक का विशेषण। लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, लौकिक यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे 29 और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम का विशेषण ग्रामीण हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, जाति का विशेषण। तो जाति का विशेषण क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे विशेषण से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सब देख लिए। यहाँ पे आपको विशेषण के बारे में अच्छे से बता दिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आप लोग आराम से बना लोगे। अभी क्या है यहाँ पे क्रिया, और क्रिया यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्रिया किसको कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिया किसको कहते हैं, क्या है यहाँ पे, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये से क्रिया का बोध हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, क्या चीज़, प्रयोग की दृष्टि से। और अभी आगे और भी कुछ देखना है, क्रिया के बारे में कुछ और चीज़ देखना है। यहाँ पे क्या है, रूढ़ि, क्या है, रूढ़ क्रिया। क्या है यहाँ पे, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि, ये क्या हो गया, रूढ़ क्रिया हो जाएगी। अभी देखिए आगे यहाँ पे क्या है, यौगिक क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो गया जाएगा, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, क्या है, बताना, उसके बाद बरबराना आदि, ये क्या हो गया, यौगिक क्रिया हो जाएगा। देखो इसमें क्या है ना कि इसमें 2 चीज़ मिल रहा है, जैसे पढ़वाना, बताना, बरबराना, ये क्या हो गया, क्या जिस क्रिया की रचना
एक से अधिक तत्वों से होता है, इसमें एक से अधिक तत्वों का यूज होता है, प्रयोग होता है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है। कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं, जानते हैं सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, ये देखो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का यहाँ पे किसको कहते हैं, ये देखते हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं को फल कर्ता पर मिलता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है, ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इससे क्रिया से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन है, क्रिया या धातु के अंत में जो क्या है प्रत्यय लगकर क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृदंत क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंजक क्रिया। इसका क्या होता है, एक अपना अर्थ नहीं होता है रंजक क्रिया का। 32 का बी सही हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीय क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो प्रकार। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो प्रकार के, दो भेद होते हैं। अब यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं वो देखिए यहाँ पे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 प्रकार के सकर्मक क्रिया होते हैं। अब यहाँ पे क्रिया से हम क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। अब बात आती है अगला टॉपिक, उपसर्ग। चलिए यह उपसर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको बताए थे टोटल 15 टॉपिक है और 15 टॉपिक हम लोग को आज यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करनी है। सो हम लोग इसलिए आराम से अच्छे से यहाँ पे पूरे आराम से यहाँ पे समझ रहे हैं पूरा अच्छा से। चलिए यहाँ पे उपसर्ग से देखते हैं, यहाँ पे उपसर्ग किसको कहते हैं और इसके कितने प्रकार वगैरह होते हैं, सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, उपसर्ग ऐसे क्या है, यहाँ पे ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस क्या है, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे उपजोरकार, उपकार हो गया, तो ये हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया है, यहाँ पे पहले लग रहा है, ये चीज़ उपसर्ग क्या होता है, पहले लग जाता है। अब यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे हिंदी व्याकरण में, हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन सा, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो अब देखो प्रत्यय पहले लगता है, यहाँ पे सॉरी उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है। कोई भी इस यहाँ पे क्या है, शब्द से पहले जुड़ता है तो उससे वहाँ पे उसका वहाँ पे अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसका विशेषता बतलाने लगता है, कुछ कहीं विशेषता बतलाता है, कहीं पे अर्थ उसका बदल देता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कार में क्या चीज़ जुड़ गया, तो उप जुड़ गया, तो यहाँ पे उपकार हो गया, इसका अर्थ में परिवर्तन ला दिया, परिवर्तित कर दिया इसका अर्थ। तो इसी को यहाँ पे कहते हैं उपसर्ग। किसी शब्द से पहले जुड़कर पूर्व में जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अभी चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ गया किसी शब्द से पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 35 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 36 में यहाँ पे क्या है,
अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनु उपसर्ग। यहाँ पे देखो शब्द से पहले पहले शब्द है यहाँ पे शरण, और यहाँ पे क्या है अनु जोड़ गया, अनुसरण यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 37 और क्वेश्चन देखते हैं, और 37 में क्या बोला जा रहा है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, सु। यहाँ पे सु जोर आगतम, यहाँ पे स्वागत हो जाएगा, सु जोर आगत, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो सु यहाँ पे उपसर्ग है, बाकी ये सौ सम स्व जो है ये सब उपसर्ग है ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं आपको सु स्व स्व दिख रहा है? यहाँ पे ये चीज नहीं दिख रहा होगा, बस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज, सु दिख रहा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 में बोला जा रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, उप। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये उपसर्ग है। चलिए अब यहाँ पे 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अभी चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है? उपवास। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 40 का आंसर क्या हो जाएगा? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उप। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप। अभी यहाँ पे हम लोग ये उपसर्ग से सभी क्वेश्चंस देख लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक देख लेते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय यहाँ पे क्या है ना, प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के लिए हो जाती है। तो आप लोग आराम से इसको देखो, प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, सभी कुछ हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। क्या है यहाँ पे? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये देखो, कोई एक शब्द है, जैसे ये कोई एक शब्द है, इसके लास्ट में जो अंत में जोड़कर उसका परिवर्तन कर देता है अर्थ, तो ये हो गया प्रत्यय। और देखो वही उपसर्ग क्या था? कोई एक यहाँ पे शब्द है और उससे पहले जुड़ जाता था क्या चीज? उपसर्ग। तो यहाँ पे ये अंतर हो गया प्रत्यय और उपसर्ग में। ये उपसर्ग पहले जुड़ता था शब्द से, और प्रत्यय कोई भी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रकार क्या होता है वो देखिए, दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। पहला प्रकार होता है कृत प्रत्यय। तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर किसी शब्द की नई रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय, और इस प्रकार बने नए शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे लिख जोर अक, लेखक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? कृत प्रत्यय, जो कि प्रत्यय का पहला प्रकार है। इसका यहाँ पे कृत प्रत्यय का भी कुछ प्रकार है। तो यहाँ पे क्या है? 6 प्रकार है, और आराम से यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यहाँ पे कि कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रकार क्या है? कृतवाचक प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे क्या है? विशेषणवाचक प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे भाववाचक प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे कर्मवाचक प्रत्यय। उसके बाद है यहाँ पे करणवाचक प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे क्रियावाचक प्रत्यय। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हो गया यहाँ पे कृत प्रत्यय के प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं, क्या चीज? प्रत्यय का दूसरा प्रकार कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, और इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या चीज? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे क्या है? उदाहरण के लिए यह देखिए, यहाँ पे क्या है? नौकर जोर आनी, नौकरानी, पंडित जोर आई, पंडिताई। तो ये क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। अब देखो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखो, तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। जैसे आपको बताए थे कृत प्रत्यय के 6 प्रकार होते हैं, वैसे ही तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं वो देखिए यहाँ पे। इसका भी यहाँ पे 6 प्रकार होते हैं। क्या चीज? तद्धित प्रत्यय के। इसका यहाँ पे प्रकार है कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक। उसके बाद यहाँ पे है उन्नतावाचक, और यहाँ पे अगला प्रकार है स्त्री बोधक प्रत्यय। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है? जिस प्रत्यय में स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे निश्चित ही स्त्री बोधक प्रत्यय का प्रयोग किया गया होता है। यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे देखो, इसमें क्या आ जाती है? इसमें आइन, जैसे ठाकुराइन, पंडिताइन,
आनी में यहाँ पे देखो देवरानी, बहुरानी, ये सब क्या हो गया, स्त्री बोधक प्रत्यय हो जाएगी। और यहाँ पे देखो समानतः प्रयुक्त स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय क्या है, आइन है, नी है, ई है, ती है, ली है, की है। यहाँ पे देखो देवरानी में जैसे नी लग रहा है तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, आइन में क्या लग, ठाकुर आइन में आइन लग रहा है तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे प्रत्यय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 41 में क्या बोला जा रहा है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताए थे प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, मतलब लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। बुराई में आई प्रत्यय है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, इक प्रत्यय। पौराणिक में इक प्रत्यय हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी सही हो जाएगी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे 43 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ती प्रत्यय है, इसमें ती प्रत्यय है, शब्द के लास्ट में जो जुट रहा है। अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे लास्ट में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब आन प्रत्यय है, विज्ञान में आन प्रत्यय है। अभी चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, ये है यहाँ पे कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रत्यय को देख लिया। अब यहाँ पे संधि, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है संधि। यहाँ पे देखिए संधि हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम जोड़ तोष, संतोष होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये देखो दो वर्ण यहाँ पे स्वर या वर्ण जोड़ता है तो उससे जो एक शब्द बनता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सम जोड़ तोष, संतोष हो जाता है। अभी देखो आगे यहाँ पे देखते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, उसके बाद यहाँ पे क्या है व्यंजन संधि, फिर आता है विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ पे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहले देख लेते हैं स्वर संधि होता क्या है। दो शब्दों क्या है, यहाँ पे दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो भी परिवर्तन होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आइए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो विद्या जोर आलय, ये 2 स्वर है और इससे जो विकार उत्पन्न हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हुआ, क्या चीज, विद्यालय हो गया। अभी चलिए यहाँ पे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यहाँ पे यन संधि और अयादि संधि। अभी देखो यहाँ पे व्यंजन संधि क्या होता है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि यानी संधि का दूसरा प्रकार, ये क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन या व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत जोड़ चंद्र, क्या है, सर चंद्र यहाँ पे हो जाएगा। अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं विसर्ग संधि, और ये तीसरा और लास्ट प्रकार है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा भेद है। यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि, ये विसर्ग, विसर्ग इसको कहते हैं। अभी देखो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोर अनुकूल, मनुकूल हो जाएगा, ये देखो विसर्ग है। और यहाँ पे क्या है, अनुकूल, तो ये क्या हो गया, मनः जोर अनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल यहाँ पे हो जाएगी। चलो हम लोग यहाँ पे संधि से देख लिया। अब यहाँ पे संधि से जो भी क्वेश्चन आती है वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। यहाँ पे 46 यानी 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्जोरचारण, यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए अभी यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, हिमालय का संधि विच्छेद है, हिमालय का संधि विच्छेद है। यहाँ पे 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिम जोर आलय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ क्या है, नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा, ने अन हो जाएगा। यहाँ पे नेज और अन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। चलिए 49 देखते हैं यानी 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, सूज और आगत हो जाएगा स्वागत। यहाँ पे
ऑप्शन बी सही हो जाएगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 50 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के कितने प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, संधि के कितने प्रकार हैं। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संधि के 5 प्रकार हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सब देखे हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। अभी देखो यहाँ पे संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं ये बताओ। यहाँ पे हम आपको बताए थे 3 प्रकार होते हैं ना, संधि के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग 3 लिख रहे हैं यहाँ पे। और जब स्वर संधि पूछा जाए तो यहाँ पे 5 प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे पूछा वैसे क्या जा रहा है ये देखो, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं, क्या चीज, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहीं पे रहता है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये आता है समास। और समास किसको कहते हैं चलिए ये देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सारे देखेंगे इसका। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर कहलाता है। देखो ये क्या हुआ, कम से कम शब्दों में अधिक चीज का बोध, अधिक अर्थ को प्रकट करता है, उसे समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, समासिक शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये एक आ जाती है। यहाँ पे क्या है, समास के नियमों से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहलाता है। समास से निर्मित समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। जैसे क्या है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। देखो समासिक शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, समास होने के बाद विभक्ति का चिन्ह क्या है, परसर्ग यहाँ पे जो होता है लुप्त हो जाता है, उपसर्ग यहाँ पे लुप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे राजपुत्र। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आगे यहाँ पे है समास विग्रह, ये भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है, समासिक शब्द, क्या है, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विसर्ग के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजा जोर पुत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। समास के यहाँ पे 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं आइए वो देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रकार है यहाँ पे अव्ययी भाव। देखो समास से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जिन समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्यय भाव हो, क्या है, और वह अव्यय भाव हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब पूर्व प्रधान हो और वह अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथामति और यहाँ पे क्या है, आमरण। इसमें यथा और आ अव्यय है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों दिन, घर घर। देखो एक ही शब्द क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसको अव्ययी भाव कहते हैं। शॉर्ट में समझो, अव्ययी भाव क्या होगा, एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। जैसे देखो रातों रात, घर घर, दिनों दिन, ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तत्पुरुष समास। आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और बोलेगा, जैसे दिनों दिन दे देगा, आपको पूछेगा ये कौन सा समास है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे है तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास दूसरा प्रकार हो गया। किसको कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे है तुलसीदास कृत, मतलब तुलसीदास द्वारा कृत, यहाँ पे मतलब हो गया है। देखो शॉर्ट में यहाँ पे जो कोई भी शब्द रहता है ना, ज्यादा अर्थ प्रयुक्त करता है, उसे यहाँ पे समास कहते हैं। और यहाँ पे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे क्या है, अगला समास दिग्गु समास। और यहाँ पे दिग्गु समास में क्या बोला जा रहा है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अब देखो यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, यहाँ पे ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। जैसे देख लेना यहाँ पे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, ये क्या हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थी, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। चौथा समास का प्रकार हम लोग देख लिए। 5वां प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको बताए थे टोटल 6 प्रकार समास के होते हैं, तो 5वां प्रकार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ
के अतिरिक्त कोई और क्या है सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, देखो दशानन, दस के आनन मतलब दस के आनन मतलब मुख, आनन का मतलब क्या होता है मुख, जिसका अर्थात क्या हो जाएगा रावण, दशानन मतलब रावण। और यहाँ पे क्या नीलकंठ, यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पे ये हो गया बहुब्रीहि समास भी देख लिए। अब यहाँ पे लास्ट समास आती है कर्मधारय समास। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, क्या है उसके बाद घनश्याम मतलब बादल जैसा काला। तो अब यहाँ पे ये देख लिए हम लोग समास के पूरा यहाँ पे प्रकार भी देख लिए। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 51 और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे क्या है दूसरा, यहाँ पे 52 और क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है गजानन किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुब्रीहि समास। अब आओ यहाँ पे 53 नंबर यानी 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज कौन सा समास है। यहाँ पे 53 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या चीज, बहुब्रीहि समास। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो यहाँ पे 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। ये यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लोगे आपको अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। क्या है, जिस शब्दों के अर्थ में समानता होता है, जिस शब्दों के अर्थ में समानता होता है उसे समानार्थक, क्या है यहाँ पे, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण जैसे सूरज को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदि हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, पुत्र का पर्यायवाची है, पुत्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुत्र का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तन्य। अब यहाँ पे आओ 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्वा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर मतलब पर्यायवाची मतलब मिलता जुलता शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नीर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है। तो आंसर यहाँ पे 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी हारिल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज 60 नंबर यानी 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है शरीर का पर्यायवाची है, शरीर का पर्यायवाची है। तो क्या है शरीर का पर्यायवाची वो देखिए यहाँ पे 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तनु सही हो जाएगा। चलिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जिसको कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं विलोम शब्द किसको कहते हैं, उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण आय, व्यय, आजाद, गुलाम, ये क्या हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अभी देखो आय का व्यय हो जाता है, आजाद का गुलाम हो जाता है, ये हो गया विपरीतार्थक शब्द। उल्टा शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। मौखिक का विलोम है मतलब मौखिक का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, अपोजिट में। तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर हो जाएगा मौखिक का लिखित, यहाँ पे सही हो जाएगा, मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। अब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, पूर्णिमा का विलोम है, पूर्णिमा का विलोम क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमावस्या, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है खारा का विलोम है, क्या है, खारा का विलोम है। तो यहाँ पे 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीठा, खारा का विलोम मीठा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 64 और यहाँ पे बोला जा रहा है नया का विलोम है,
यहाँ पे आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए पुराना। अब यहाँ पे आइए 65 में देखते हैं हास्य का विलोम होगा, तो हास्य का विलोम हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी रुदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रुदन। अब आइए यहाँ पे देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे किसको कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग यहाँ पे कुछ आगे देखेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक और बाकी है, आप लोग आराम से अभी देख लो। यहाँ पे 66 में क्या बोला जा रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे अनेक शब्द है, अब इसका एक शब्द आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा युधिष्ठिर। अब यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए समदर्शी। जो सबको समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। अब यहाँ पे 68 यानी 68 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो 68 का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जितेंद्रिय। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगी। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, जो समय के अनुकूल चलता आया है, तो वो हो जाएगा क्या चीज, जो समय के अनुकूल चलता आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समयानुकूल यहाँ पे हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या चीज, नश्वर यहाँ पे हो जाएगा, नश्वर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, अगला टॉपिक मुहावरा यानी लोकोक्तियां, ये जो है लास्ट टॉपिक है, इसके बाद यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। आइए यहाँ पे देखते हैं लोकोक्तियां यानी मुहावरा, ये क्या होता है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगी है दोस्त, तो लाइक तो आप एक कर ही सकते हो। अभी यहाँ पे देखो मुहावरा किसको कहते हैं, आइए वो समझते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है यहाँ पे मुहावरा, ऐसे वाक्यांश जो समान क्या है, सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की क्या है प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो मुहावरा भाषा विशेष क्या है, भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग क्या है प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ, ये सब मत पढ़ो आराम से, ये आराम सिंपल याद रखो, ये जो है ऊपर क्या है ना ये याद रखो। तो आपको एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा, अभी आपके क्लास 12th वगैरह के एग्जाम में ये चीज़ नहीं बोला जाएगा कि आप लिखते रहो, बस आपको एग्जाम्पल यहाँ पे चलो देखते हैं, एग्जाम के अनुसार यहाँ पे तैयारी करो। देखो यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देने से इनकार करना। आओ अब यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आनंद विभोर होना। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है, आंख में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए धोखा देना। आंख में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है, ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। आइए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे 75 में क्या बोला जा रहा है, क्या है यहाँ पे, घुटने टेक देना, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ यानी लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैसे 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार मानना। तो देखो हम लोग यहाँ पे टोटल 15 टॉपिक कंप्लीट किए, कितना 15 टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण में यही टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, बस इसके लिए यहाँ पे इतना मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो बनाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो एग्जाम से पहले पहुंच जाए। तो जल्दी से शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।